आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं जयंत नामदेव। और अगर देश की बात की जाए तो देश में तो वैसे कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर गौर से समझा जाए तो सभी समस्याओं का हल होता है शिक्षा। इसलिए साधना न्यूज ने एक पहल की है जिसका नाम है ग्लोबल सक्सेस। इसमें हम अलग अलग जानकारी देते हैं शिक्षा के बारे में। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं इसी कड़ी के अंदर गौरव पाठक जी से। गौरव पाठक जी मेरे साथ है, जो कि कौटिल्य एकेडमी के राजवाड़ा के ब्रांच हेड हैं और कई सारे बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और एक अच्छा मार्गदर्शन उन्हें देते हैं। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार जयंत। साधारण न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोविड और ओमिक्रॉन इंडिया में आ चुका है जी, तो मैं सभी से सबसे पहले ये कहूंगा, थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़े से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। जी। जैसा कि सर ने कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर। गवर्नमेंट की कैसे तैयारियां की जाए, बाद में जो नौकरियां होती हैं गवर्नमेंट की उसे कैसे हासिल किया जाए, इसके ऊपर कई सारा संशय रहता है, कई सारे डाउट्स रहते हैं हम स्टूडेंट्स के मन में। तो सर, आज सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाए और अगर नौकरी हमें चाहिए तो वो कैसे हासिल की जाए। बेसिकली जयंत, क्या होता है कि हर व्यक्ति पढ़ता ही इसलिए है कि वो किसी न किसी मुकाम को हासिल कर पाए। जी, सरकारी नौकरी अपने आप में एक मुकाम होती है, लेकिन जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहला स्टेप ये होता है हम खुद के बारे में जानें, और दूसरा स्टेप होता है हम परीक्षा के बारे में जानें, जी, और फिर तीसरा स्टेप होता है उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं अपने हिसाब से और परीक्षा के हिसाब से। और फिर अगर हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी। यानी कि स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। सर, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है? आमतौर पर जब एक विद्यार्थी आता है, स्कूल से आता है और वो सपने देखता है कि मैं देश सुधारने के लिए काम करूंगा, देश में योगदान दूंगा, तो वो सपनों को साकार करने के लिए उसे बहुत सारी कुर्बानियां देनी होती है और बहुत सारी समस्याओं को भी देखना होता है। उन्हें कैसे वो एक तरफ करता है और सक्सेस को हासिल करता है? जैन, बेसिकली क्या है कि हम जब किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि हमने जो सब्जेक्ट आज तक पढ़े हैं, हमने मैथ्स पढ़ा है, हमने जीएस पढ़ा है, हमने इंग्लिश पढ़ा है, लेकिन हर व्यक्ति का हर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता। जी, जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है हम उसको प्रायोरिटी में रख के उसी प्रकार की परीक्षाओं को चुने जिनमें वो सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे जी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है आप हिंदी माध्यम से हैं तो हम उन परीक्षाओं को चुने जिसमें हिंदी ज्यादा पूछी जाती है। आपको लगता है आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो हम उन परीक्षाओं को चुने जिनमें मैथ्स ज्यादा पूछा जाता है। अगर जी, आपको लगता है आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो हम उन परीक्षाओं को थोड़ा सा अवॉइड करें जिनमें इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी, इस हिसाब से अगर हम अपनी अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो आसानी से किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है और उसको क्वालिफाई किया जा सकता है। और मैं एक हद तक समझता हूं कि अगर इस तरह से ही स्ट्रैटेजी बनाई जाए तो जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन को एक तरफ किया जा सकता है अगर आप आपके जो जिस पे आपको महारत हासिल है उस सब्जेक्ट को चुने और उस हिसाब से अगर काम करें तो। इसमें एक चीज और भी होती है। जैसे जी, कभी कोई बच्चा परीक्षा देता है, मैंने प्री एग्जाम दिया, फिर मैंने उसको क्वालिफाई किया, फिर मैंने रिटन दिया, फिर मैंने वो क्वालिफाई किया, फिर मैंने फिजिकल दिया, मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया, फिर मैं मेडिकल देने गया। तो जब मैं मेडिकल देने पहुंचा तो पता लगा मेरे को नौकरी की प्रॉब्लम है, मेरी आईसाइट वीक है, या मेरे को फ्लैट फुट है, तो मैं वहां से बाहर हो जाता हूँ। ये समस्या तभी आती है जब बच्चे ने पहले खुद को एग्जामाइन नहीं किया, उसने खुद के बारे में नहीं जाना। अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम खुद के बारे में समझें। जी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीएपीएफ की तैयारी कर रहा हूँ, अब मुझे पता है इस परीक्षा में फिजिकल होता है, जी, तो फिजिकल होता है, मैं सबसे पहले उसका जो पुराना नोटिफिकेशन होगा उसको पढ़ूंगा। उसमें देखूंगा कि मेडिकल में क्या क्या मांगते हैं, क्या 6/9 मांगते हैं, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, अपनी आईसाइट चेक कराऊंगा कि मेरी आईसाइट 6/9 है, तो मैं प्री मेंस और फिजिकल देने के बाद तो कम से कम वहां से बाहर ना आऊं। बिल्कुल। ये भी चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। सर, एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि आमतौर पर अगर कोई स्टूडेंट कहीं जाना चाहता है तो वो परेशान हो जाता है कि किस तरह की एग्जाम मुझे देनी होंगी। तो क्या कुछ एग्जाम्स होती हैं, किस तरह की एग्जाम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए है और कौन सी एग्जाम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए है? जैन, बेसिकली सीईटी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, जिसमें जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं, केंद्र की जितनी भी सरकारी नौकरी होंगी वो सीईटी के थ्रू होंगी, और स्टेट की जितनी भी सरकारी नौकरी होंगी वो स्टेट सीईटी के थ्रू होंगी। जी, जिस सेंट्रल की बात करें तो बैंकिंग की जो परीक्षा होती है, इनकम टैक्स की होती है, एक्साइज की होती है, और जितने भी टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं। इसके अलावा रेलवे की जो नौकरियां होती हैं वो सारी नौकरियां सेंट्रल की सीईटी के थ्रू होंगी। और जो स्टेट की नौकरियां हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो भर्तियां होती हैं वो स्टेट सीईटी के थ्रू होगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन दोनों का सिलेबस सेम है।
जी। तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास साल में कम से कम 10-12 डिपार्टमेंट्स में जाने का एक सुनहरा मौका है। बस सबसे पहले हमें एक अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी और एक अच्छी गाइडलाइंस को चुनना होगा। अगर हमारे पास एक अच्छा गाइडेंस है तो 100% सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। क्या बात है, 100% सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। सर एक सवाल और है मेरे मन में, जी। और वो है कि जब विद्यार्थी आता है, स्कूल से आता है, तो 11वीं में उसे कौन सा विषय चुनना चाहिए, और उसके बाद में जब वो ग्रेजुएशन करता है तो उसे किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करना चाहिए? बेसिकली जयंत, इस सवाल का आंसर ना हर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो आपको मैथ्स में जाना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो आपको कॉमर्स में जाना चाहिए, और अगर आपका इंटरेस्ट बायो में है तो आपको बायो में जाना चाहिए। और मजे की बात यह है, ये तीनों ही सब्जेक्ट जो हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं। जी। जब हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स में क्या होता है कि बेसिकली आपका जो एप्टीट्यूड होता है वो डेवलप होता है। हालांकि 11-12 का मैथ्स नहीं पूछा जाता, 10th तक का मैथ्स ही पूछा जाता है हर सरकारी नौकरी की परीक्षा में। जी। लेकिन जो हमारा एप्टीट्यूड डेवलप होता है ना, वो आपको आगे इतना काम देता है, आपको खुद ही नहीं पता लगता। हमारी क्लास में अगर 200 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 20 बच्चे के आंसर्स जल्दी आते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड मैथ्स था, उनका एप्टीट्यूड डेवलप हुआ है। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का बायो था, उसने जी। बायो से पढ़ा है, तो उसका जो आर्टिंग नेचर है, उसकी जो साइंस की थिंकिंग है वो डेवलप हुई है। तो जब वो जीएस पढ़ता है तो अपने आप वो समझ पाता है कि जीएस में मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट के अपने बेनिफिट्स हैं और हर सब्जेक्ट के अपने कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी हैं। तो आप सबसे पहले ये समझे कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो गो विद द मैथ्स। 100% मैथ्स में आप कहीं ना कहीं से अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। बात करें मैथ्स की ही, जैसे कि हमने बात करी, अगर मैथ्स वो लेता है तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो कॉमर्स लेता है या अगर कहीं पर उसका आर्ट्स भी होता है, तो क्या कैसे वो आगे बढ़ सकता है? उसके बाद में जब वो कॉलेज में जाता है तो किस तरह के स्ट्रीम्स वो चुन सकता है? बेसिकली जैन क्या होता है कि हर परीक्षा के लिए ना सरकारी नौकरियां होती हैं। जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स से लग रहे हैं तो लोगों को लगता है कि कॉमर्स के बाद या तो हम क्या कर सकते हैं, या सीए कर सकते हैं या सीएस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कॉमर्स के बाद भी सरकारी बहुत सारी नौकरियां हो सकती हैं। एसएससी के थ्रू एक अलग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, जिसमें टैक्स में जो ऑडिट वाला डिपार्टमेंट होता है जी। वो केवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स होता है। तो अगर आपने अच्छे से 12th किया है कॉमर्स से, अच्छे से आपने बीकॉम किया है, तो आपके लिए एक पर्टिकुलर फील्ड है, वहां पर कट ऑफ भी कम जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मैथ्स वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, बायो वाले भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबसे ज्यादा उन्हीं का होता है जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स होता है। क्योंकि वहां पर जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो पूरा कॉमर्स की नॉलेज है। तो अगर आप उसको अभी से डेवलप करते जा रहे हैं तो 100% आपके वहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। और क्या इसका प्रभाव भी पड़ता है जब हम कॉलेज में भी जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट का कॉमर्स है जी। और वो आगे जाके कभी बीकॉम करता है या बीबीए करता है या वो कहीं मास कम्युनिकेशन करता है, तो क्या इसका कोई प्रभाव भी पड़ता है? बेसिकली जन कहेगा आपका अप्रोच क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केवल परीक्षा पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे हम 20 से पढ़ रहे हैं, हम किसी छोटी सी किताब से पढ़ रहे हैं, तो फिर चाहे आप बीटेक भी कर लो तो उसका भी कोई असर आपके आगे वाले फ्यूचर पे नहीं मिलेगा। जी। अगर आपने उसको थ्योरेटिकल अप्रोच से पढ़ा है, आपने सीखने के अप्रोच से पढ़ा है, हम्म। तो 100% आपको अपने फ्यूचर में दिखाई देगा कि जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था वो मुझे आज काम आ रहा है और मैं इसी वजह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। जी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछने वाला हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी महामारी का दौर चल रहा है और कभी लॉकडाउन लग जाता है तो ऑनलाइन क्लासेस हमें देखनी पड़ती हैं। तो जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं तो कई उसकी लिमिटेशंस भी हैं, कई उसके फायदे भी हैं। तो क्या कुछ फायदे और क्या कुछ नुकसान है? बेसिकली मैं बताऊं कि नुकसान तो एक अलग शब्द है, मैं फायदे आपको गिना सकता हूं। जी। कि ऑनलाइन क्लासेस में एक तो पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने घर पे रह के पढ़ सकते हैं। जैसे आप अगर एमपी के किसी गांव में रहते हैं जी। तो भी आप दिल्ली की किसी कोचिंग को या इंदौर की किसी कोचिंग को के जो टीचर्स हैं, बड़े फैकल्टीज हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अब दूसरी चीज है, इसके जो नुकसान की मैं बात करूं तो नुकसान नहीं है, इसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है और मैं किसी ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ रहा हूँ, जो फैकल्टी मुझे पढ़ रहा है मैं पूरे अटेंशन से उसको देख रहा हूँ, जो वो बता रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ, अपने प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ, अपने प्रॉपर उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो डाउट्स है वो भी उससे पूछ रहा हूँ, तो ट्रस्ट मी जयंत, ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट्स ऑफलाइन से कहीं ज्यादा हैं। और ऑब्वियसली बात है कि ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस की कंपैरिजन करें तो कॉस्ट वाइज भी वो काफी कम है। जी। मुझे एक अनुभव जानना है आपका, क्योंकि आप कौटिल्य एकेडमी में जब बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और अभी जिस तरह की हालात बन गए थे, जिस तरह की सिचुएशंस हमें देखने को मिली, तब आपने भी ऑनलाइन के जरिए कई सारे बच्चों का मार्गदर्शन किया होगा। तो आपने किस तरह के इनपुट दिए बच्चों को और बच्चों ने किस तरह के इनपुट हासिल करे? बेसिकली जयंत, हमारा जो पढ़ाने का अप्रोच होता है,
हम अगर मैथ्स पढ़ाते हैं तो आपको पूरा मैथ्स नहीं पढ़ाते, हम आपको आपके एग्जाम का जो टॉपिक होता है ना, जी। बेसिकली हमें मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमें गणितज्ञ नहीं बनना है। जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते जी। हैं तब आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपका अप्रोच एग्जाम को क्वालिफाई करने का होना चाहिए। तो हम जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं, जीएस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ाते हैं कि एग्जाम में जो पूछा जाता है ना उसी हिसाब से पढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल हम 6 महीने पढ़ते रहे, पूरा मैथ्स कंप्लीट कर लिया और हमारे एग्जाम में 20 नंबर का मैथ्स आ रहा है, तो क्यों ना हम उसको 2 महीने में इतना अच्छे से पढ़ लें कि हमारा पूरा 20 नंबर कवर हो जाए। तो हम टारगेट ये बनाते हैं कि 6 महीने में बच्चे को जो जो पढ़ाया जाता है वो पूरा उसको एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ाया जाए, तब जो परीक्षा में जाके पेपर देखे तो उसे लगे कि हाँ मैंने यही क्लास में पढ़ा था, यही मैंने प्रैक्टिस की है और इसी से मेरा सिलेक्शन हो रहा है। जी बिल्कुल। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी। जब विद्यार्थी इस तरह की एग्जाम्स के लिए आगे होता है हम्म। तो एक बड़ा हुजूम देखने को मिलता है जिससे उसको उसको निपटना होता है। एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है और वो कंपटीशन से कहीं ना कहीं घबरा जाता है। जी। और ऐसी कई सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है। कई बार आपको आपकी खुद की पर्सनल चीजों को त्याग करना पड़ता है क्योंकि आपको लग के पढ़ाई करना है। तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आमतौर पर एक विद्यार्थी महसूस करता है और उसके हल क्या क्या हो सकते हैं? पहली चीज तो भाई ये है कि लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी लक से लगती है, और मैं ये कहता हूँ लक उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। जी। तो पहली चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि आप हुजूम को देखकर ये सोचें, हुजूम में से भी 2% ही सिलेक्ट होते हैं, लेकिन आप वो 2% कैसे बनते हैं ये मैटर करता है। आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, आपने किस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, आपके एग्जाम के अप्रोचेस क्या हैं। और मैंने उन बच्चों को जैन सेलेक्ट होते हुए देखा है। मेरे पास एक विद्यार्थी है जिसके दोनों यहाँ से हाथ नहीं है, वो यहाँ पर पेंसिल फंसा के मेंस की कॉपी लिखता है और उसकी राइटिंग शायद हमारी और आपकी राइटिंग से ज्यादा अच्छी हो। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी आई पे किसी ने एसिड फेंक दिया था और उसने बैंकिंग की तैयारी की है और उसने 6 महीने के अंदर बैंकिंग का क्लरिकल एग्जाम क्वालिफाई किया है, फिर उसने मेंस क्वालिफाई किया है। आज वो इंदौर में एलआईजी ब्रांच पे यूनियन बैंक में बैंक मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है। तो हुजूम की बात नहीं कर सकते, हम तो इतना जानते हैं कि अगर आपने अपना 100% दिया है तो रिजल्ट भी 100% आएगा। मेरी क्लास में कई बहुत ओवर स्मार्ट बच्चे भी पढ़ते हैं, जब वो पहली बार क्लास में आते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। उनका 6 महीने में 2 साल में सिलेक्शन नहीं होता। वो मेरी क्लास में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनको शुरू में कुछ भी नहीं आता था और उन्होंने धीरे धीरे मेहनत कर करके सीख के, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को एक्सेप्ट करना होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए मुझे नहीं आता है, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आपको कहीं से भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि नहीं मुझे तो आता है, मैं कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया मुझे नहीं आता है। अगर आपको लगता है आपको नहीं आता तो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि ये कंटेंट मुझे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इनसे सीखना है, यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से सिलेक्शन होना है, तो रास्ता क्लियर हो जाता है। जब आप थोड़ा बहुत कुछ भरा होता है ना तो या तो उसको क्लियर करो, नहीं तो एक्सेप्ट कर लो मुझे इतना ही आता है, इतना पढ़ना है, तो एग्जाम में सेलेक्ट होना आसान हो जाता है मेरे ख्याल से। सर आपने सेल्फ डिसिप्लिन की बात की थी या एक स्ट्रेटेजी बनाने की बात की थी, तो स्ट्रेटेजी और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको एक प्लानिंग की जरूरत होती है। तो अगर मैं कोर्स वाइज भी देखा जाए तो किस तरह से उसमें प्लानिंग करनी चाहिए, और एक आम दिनचर्या की बात की जाए कि एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, कितने घंटे उसे पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई के अलावा एक मनोरंजन भी एक बड़ा पार्ट होता है। अगर केवल पढ़ाई किया जाए तो उसका प्रभाव फिर गलत पड़ता है मानसिक तौर पर। जी। तो किस तरह से उसकी दिनचर्या को भी उसे पूरा डिजाइन करना चाहिए? कल मैं कहीं कोट पढ़ रहा था कि अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। जी। तो अगर आपको सफर में मजा आ रहा है ना तो आपको मंजिल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो बात यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो जब आप बहुत मेहनत से पढ़ते हैं ना और जब आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसका जो मनोरंजन दिमाग में मिलता है ना, जो दिल में मिलता है, उसका मनोरंजन अलग ही है कुछ। क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी भी चीज को अपने मेन टारगेट को छोड़कर कुछ और करते हैं तो मनोरंजन नहीं होता है भाई, वो टाइम पास होता है। तो अगर हम टाइम पास को हटा के अगर हम बात करें अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अप्रोच ऐसा बनाना है, सबसे पहले खुद को समझना है कि हमारी वीकनेस क्या है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, उसके कंटेंट लिखना है, देखना है कंटेंट हम 3 महीने में पैसे कैसे कंप्लीट करेंगे, कौन हमें बताएगा, जो हमारे डाउट्स होंगे वो कौन क्लियर करेगा, हम टेस्ट सीरीज कहां पर लेंगे, टेस्ट सीरीज हम कहां से देंगे, उसके डाउट्स कौन क्लियर करेगा, और 6-8 महीने में हमारा सिलेबस आसानी से कंप्लीट कहां हो सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एक खोज स्टार्ट करनी पड़ेगी, और जैसा कि मुझे लगता है वो खोज आपकी कौटिल्य एकेडमी पे खत्म हो सकती है। बिल्कुल, और उसमें कोई दो राय नहीं है। कौटिल्य एकेडमी में इस तरह का प्रशिक्षण मिलता है जहां पर बहुत सारे, मैंने खुद ने देखा, जहां पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग ओहदे पर पदस्थ हुए हैं, अलग अलग ओहदों को हासिल किया है। सर एक चीज और मेरे मन में आ रही है, बच्चे बहुत घबराते हैं जब उन्हें फिजिकल देना होता है।
जी। फिजिकल के लिए वो कई सारे एक बड़ा समय देते हैं, वो तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ कमियां रह जाती है। तो क्या कुछ किस तरह से उसकी तैयारी करना चाहिए और कैसे फिजिकल निकालना चाहिए? फिजिकल जो है ना बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग में आपको तैयारी करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फिजिकल की तैयारी करनी है तो वहाँ 1500 मीटर रनिंग होती है। स्टेट के लिए करना है तो यहाँ पर 800 मीटर या 200 मीटर की रनिंग होती है। तो आपको सबसे पहले अप्रोच करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहे हैं, आप सीपीओ दे रहे हैं, आप सीएपीएफ दे रहे हैं, तो फिर आपको 1500 मीटर की प्रिपरेशन करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप तैयारी करें स्टेट गवर्नमेंट की तो आपको 800 मीटर या 200 मीटर की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप किसी के गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं तो जी। आसानी से 6-8 महीने में तैयारी किया जा सकती है। हमारे यहाँ जो बैचेस चलते हैं एमपीएसआई के, जो सीएपीएफ के बच्चे तैयारी करते हैं, उन सारे बच्चों को हम रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी कंटिन्यू कराते हैं। सर, क्या कुछ खास इंस्ट्रक्शंस रहते हैं विद्यार्थियों के लिए? अगर आप कोटिल एकेडमी की बात करें तो किस तरह से कुछ खास चीजें बताई जाती हैं? हम बेसिकली, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ाते हैं। जी। तो हम एग्जाम के जो टॉपिक्स हैं ना, जो हमारे फैकल्टीज हैं, पहले एग्जाम का पूरा स्टडी करते हैं, उस हिसाब से अपने कंटेंट को डेवलप करते हैं और वही कंटेंट बच्चों तक डिलीवर करते हैं। फिजिकल में भी इसी सेम तरह से रहता फंडामेंटल। है? फॉर एग्जांपल अगर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हम केवल 800 मीटर शॉर्ट पुट और हाई जंप कराएंगे। जी। बेसिकली अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हम आपको जो उसके 5 इवेंट है उनकी तैयारी कराते हैं। और जैसे कि फिजिकल की बात की हमने, एक और चीज होती है और वो होता है इंटरव्यू। कई जी। बार बच्चे एक ऐसी जगह से आते हैं जहां पर बोलना उनके लिए एक बड़ा राई का पहाड़ रहता है, बिल्कुल, जी। कि कैसे बोलेंगे, कैसे इस चीज को फेस करेंगे। हम्म। और एक असमंजस उनके मन में, एक डर उनके मन में हमेशा रहता है। तो वो इंटरव्यूज को भी कैसे क्लियर किया जाए, कैसे निडर बनकर इंटरव्यू के हॉल में जाया जाए और उसे पार किया जाए? जयंत, बेसिकली क्या है कि जो फियर है ना, वो आता है लैक ऑफ नॉलेज से। लैक ऑफ नॉलेज और जो आपके थॉट डेवलपमेंट होते हैं, मतलब जो वे ऑफ प्रोसेस होता है ना, जो दिमाग में हमें सोचने का, जब आपके पास नॉलेज होती है और आपके पास एक थॉट प्रोसेस होता है तो अपने आप आपका जो फियर है इंटरव्यू का वो हट जाता है। लेकिन इससे पहले ये फियर हटे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 के बाद जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम्स होते हैं उसमें केवल बैंकिंग को छोड़कर सभी एग्जाम्स में इंटरव्यू पोस्ट हटा दी है। ओके। अब किसी भी एक पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं होता, केवल बैंकिंग के पीओ पोस्ट को छोड़कर। जी। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। बाकी तो सर ने बताया ही है कि कैसे इंटरव्यू को फेस किया जाए। सर, क्योंकि अभी कोरोना महामारी आ गई थी और जी। इससे पूरा देश, पूरा दुनिया अफेक्ट हुई है बुरी तरीके से, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। तो बच्चे बच्चे भी कहीं ना कहीं, स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमारा कैसे होगा, क्योंकि अभी कई सारी एग्जाम्स होल्ड पे डाल दी गई थी, कई सारी एग्जाम्स को रोक दिया गया था। तो बच्चे कहीं ना कहीं निराश दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सारे बच्चों को यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एग्जाम्स जो होते हैं ना, केवल आपने जो एग्जाम एक टारगेट किया है वही एग्जाम नहीं है। एग्जाम्स एक साल में 10 से 12 एग्जाम होते हैं। अगर आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं तो आप एमपीएसआई की तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स होते हैं उनको भी पैरेलल लेकर चलो। आप फॉर एग्जांपल पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी भी कहीं ना कहीं पैरेलल लेकर चलो। आपको 2-3 एग्जाम्स को साथ में लेकर चलना होगा। इनकेस अगर किसी एक एग्जाम में कोई पोस्टपोन्ड होता है, एग्जाम बाद में नहीं होता है, तो और भी एग्जाम से आप उनकी तैयारी कंटिन्यू करो और अपने टारगेट को आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। एक टारगेट के पीछे भागेंगे तो इनकेस अगर वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया या जब तक वो एग्जाम नहीं हुआ आप ओवर एज हो गए तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपने टारगेट को मल्टीपर्पज में आपको रखना होगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ जिसका इंतजार काफी सारे विद्यार्थी कर रहे थे, और वो है कि अब कौन कौन सी एग्जाम आने वाली है और किन किन पदों पे उनको उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? बेसिकली मैं आपको बताऊं, 2 साल से एग्जाम्स नहीं हुए हैं। जी। कि 2020 में भी एग्जाम नहीं हुए, 2021 में भी एग्जाम नहीं हुए। तो 2022 जो है, जितने भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, यानी जनवरी 2022 से लगभग अगस्त तक 7 से 8 एग्जाम है जो कंटिन्यू आने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट के भी इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्हें भी एग्जाम्स कराने हैं बहुत सारे, तो वो भी एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी। यानी कि अब एग्जाम्स बहुत सारे आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छा मार्गदर्शन दिया है हमारे सारे जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी लोगों को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रशिक्षण में जो भी बच्चे आते होंगे, जो भी विद्यार्थी आते होंगे, उन्हें सफलता हासिल होती ही होगी। थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू। सो गौरव सर से हमने बात की और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम्स की, कैसे एक सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप के अंदर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और
उस ही स्ट्रीम को या उसी सब्जेक्ट को चुना जाए जिसमें आपका ऑलरेडी या तो इंटरेस्ट है या महारत हासिल है, ताकि आप सारी भीड़ से आगे निकल पाएं और सफलता को हासिल कर पाएं। ये हर हफ्ते की तरह ये एक और शो था जिसमें आपको बहुत सारे सवालों के उत्तर मिले शिक्षा से रिलेटेड, और ऐसे ही और कार्यक्रम हम लगातार लेकर आते रहेंगे आपके लिए हर हफ्ते। तब तक आप देखते रहिए साधना न्यूज।